सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग हम पढ़ रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा इस चैप्टर में। इसमें हम देखेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन मतलब सुविधा, फैसिलिटी। तो बेल्जियम के अंदर क्या फैसिलिटी दी गई थी, क्या सुविधा दी गई थी, सिंपल अगर कहें तो बेल्जियम ने क्या समझदारी का काम किया था वो हम यहाँ देख लेते हैं। द बेल्जियन लीडर टू का डिफरेंट पाथ। तो बेल्जियम के जो लीडर थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया, यानी श्रीलंका जैसा काम नहीं किया कि सारी पावर खुद ही रख ली और एक ही कम्युनिटी को दे दी। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो उन्होंने इस बात को माना और समझा कि हाँ, रीजनल डिफरेंसेस हैं। कोई वेलोनियन रीजन में रहता है, कोई फ्लेमिश में रहता है, कोई ब्रूसल्स में रहता है। और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, यानी लैंग्वेज भी हमारी अलग है। कोई डच बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई जर्मन बोलता है। तो इस बात को एक्सेप्ट किया और माना उन्होंने। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियम का संविधान था, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बहुत सारी बातें लिखी होती है, बहुत सारा कानून होता है जिसके हिसाब से देश चलता है। देश में रहने वाले हर इंसान के लिए उसके अंदर कानून होता है कि एक आम नागरिक के पास क्या पावर है और उसकी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप मिनिस्टर बनते हैं तो आपके पास क्या पावर है, क्या जिम्मेदारी है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, आप पुलिस में हैं, आप लॉयर हैं, या किसी फील्ड में आप कुछ भी देश के अंदर कर रहे हैं तो उसके लिए सारे कानून बने हुए हैं। उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज अगर समझे। तो बेल्जियम का जो संविधान था उसको उन्होंने 4 बार बदला, यानी एक बार बदला, सिस्टम समझ नहीं आया, फिर दोबारा, इस तरह 4 बार बदला ताकि एक ऐसा सिस्टम बना दें, इतना अच्छा सा सिस्टम, इतना अच्छा सा संविधान हम बना दें ताकि हर कोई, चाहे वो किसी रीजन में रहने वाला हो, कोई लैंग्वेज बोलने वाला हो, वो एक ही कंट्री के अंदर आराम से मिलजुल कर रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। तो जो उन्होंने अरेंजमेंट बनाया था, यानी जो उन्होंने संविधान बनाया था, जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, वो और दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था और वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, यानी बहुत ही नया था। उससे पहले किसी देश ने ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं बनाया था। Here are some of the elements of the Belgian model। तो बेल्जियम का जो मॉडल था उसके हम कुछ बातें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा अरेंजमेंट बनाया था जो सबसे अलग था। तो पहला पॉइंट इसके अंदर यह है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके अंदर जितने फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर होंगे उतने ही डच बोलने वाले मिनिस्टर होने चाहिए। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और अगर कोई कानून बन रहा है, यानी कोई स्पेशल अगर कानून बन रहा है, तो वहां पर दोनों कम्युनिटी से मेजॉरिटी लोगों का सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 मिनिस्टर डच के हैं और 10 फ्रेंच के हैं और एक कोई स्पेशल सा कानून बन रहा है जिसका असर सब पे पड़ने वाला है, डच पे, फ्रेंच पे, जर्मन पे, तो वहां पर अगर 10-10 हैं दोनों में, तो 10 में से 6 डच वाले सपोर्ट करने चाहिए और 10 में से 6 फ्रेंच वाले सपोर्ट करने चाहिए, यानी दोनों कम्युनिटी से ज्यादा लोग सपोर्ट करें तभी हो पाएगा। ऐसा ना हो कि फ्रेंच वाले 10 के 10 सपोर्ट कर दें और डच वाला कोई सपोर्ट ना करे या एक भी सपोर्ट कर दे, तो अब कहें कि यार टोटल तो 11 सपोर्ट कर दिया तो ज्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा। स्पेशल लॉज के अंदर दोनों की अलग अलग मेजोरिटी देखी जाएगी। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो इस तरह से कोई भी कम्युनिटी, चाहे फ्रेंच हो या डच हो, वो एक तरफा कानून नहीं बना सकती कि अपने से ही कोई कानून पास करा दे। कोई भी कानून बनेगा, खास तौर से कोई स्पेशल अगर कानून बनेगा, तो दोनों कम्युनिटी उस पर एग्री करेंगे तभी बनेगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया कि अब ये पावर आपके पास है, स्टेट के पास है, इसमें आप देख सकते हैं और आप ही की पूरी जिम्मेदारी है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो राज्य सरकार थी, वो केंद्र सरकार की सबऑर्डिनेट नहीं रह गई। सबऑर्डिनेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जब स्टेट सबऑर्डिनेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मान ले अगर कोई पावर स्टेट को दी भी हुई होती है कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन के मामले में आपको ये काम करना है, आपके पास पावर दे दी गई कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होगी, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करने को कहेगी कि आप ये कानून भी ऐड करिए या ये कानून हटाइए, तो स्टेट को मानना पड़ेगा। लेकिन बेल्जियम में क्या कह रहा है कि सबऑर्डिनेट नहीं है,
यानी जिस फील्ड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए वो कानून बना सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मजबूर नहीं कर सकती कि आप ये कानून ना बनाइए या ये वाला कानून बनाइए। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से आजाद है, जो चाहे वो करे। थर्ड पॉइंट, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ब्रुसेल के अंदर क्या हुआ, जो राजधानी थी उसके अंदर भी दोनों कम्युनिटी थी, तो वहां एक अलग से सरकार बनेगी। जैसे हमारे देश के अगर देखें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी दिल्ली से रूल करती है और दिल्ली की अलग से सरकार होती है। तो वैसे वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और वहां की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां भी अलग से सरकार बनाएगी जहां पर दोनों कम्युनिटी के बराबर रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर मान लें वहां 50 विधायक हैं, ठीक है, एमएलए हैं, तो 25 डच वाले होने चाहिए, 25 फ्रेंच वाले होने चाहिए। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in central government. तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि 80% ब्रूसेल के अंदर जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो फ्रेंच बोलने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम 80% ज़रूर हैं, लेकिन हमारे जो नेता होंगे यहाँ से वो हमारी कम्युनिटी के सिर्फ 50% होंगे और 50% आप डच वाले बना दो। इसलिए तैयार हो गए, क्योंकि अगर पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो डच बोलने वाले ज़्यादा थे, तो डच बोलने वाले भी एक कदम आगे बढ़े। 59% होने के बावजूद भी उन्होंने बराबर मिनिस्टर के लिए तैयार हुए। तो फ्रेंच वाले भी तैयार हो गए कि ठीक है, अगर सेंट्रल में हमको बराबर का दर्जा मिल रहा है तो हम ठीक है, राजधानी में भी हम बराबर का दर्जा देने को तैयार हैं। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट के अलावा एक और तीसरी तरीके की सरकार भी बनी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और ये कौन सी गवर्नमेंट थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और जिसको वोट कौन दे सकता था? उस कम्युनिटी के लोग ही वोट उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डच की गवर्नमेंट बन रही है, डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही है, तो सिर्फ डच बोलने वाले वहां वोटिंग कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग के लिए भी है कि एक सरकार फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी जहां पर फ्रेंच बोलने वाले ही वोट दे सकते हैं, नो मैटर वेयर दे लिव। इससे मतलब नहीं वो कहाँ रह रहे हो, चाहे कैपिटल में रह रहे हो, चाहे फ्लेमिश रीजन में रह रहे हो, चाहे वेलोनियन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, अगर उनकी कम्युनिटी के गवर्नमेंट बनाने के इलेक्शन हो रहा है तो वोट दे सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इसके पास क्या पावर दी गई कि अगर कल्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या कोई फैसला लेना है तो ये सरकार ले सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है डच बोलने वालों के लिए, तो उस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना सकती है सिर्फ डच वालों के लिए, कि जहां पर पढ़ाई डच लैंग्वेज में हो। और लैंग्वेज से रिलेटेड और दूसरे मामले, वहां पर यह सरकार फैसले ले सकती है। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको लगेगा यार बेल्जियम का मॉडल तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये कानून ऐसा वैसा। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सही बात, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। वहां के रहने वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी फंसा हुआ है, और इसको यानी समझना इसके लिए आसान नहीं है। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है। They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. और ये जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाया, ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, इससे इनको फायदा मिला कि जो नागरिकों के बीच में झगड़ा था वो नहीं हो पाया, जिसे सिविक स्ट्राइफ कहते हैं, यानी नागरिकों के बीच जो संघर्ष है, झगड़ा है, वो नहीं हो पाया इस अरेंजमेंट की वजह से। और झगड़ा होता तो क्या होता, देश बढ़ जाता लैंग्वेज के बेसिस पे, जो कि नहीं हो पाया। When many countries of the Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. तो यूरोप के जब अलग अलग देश उन्होंने ये सोचा कि हम एक अपना यूनियन बना लेते हैं, यानी अलग अलग यूरोप के देश मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे यूरोपियन यूनियन का नाम दिया, तो सोचा उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा। तो उन्होंने किसको चूज किया? वही बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को वहां हेडक्वार्टर बनाया कि सारे यूरोप के जो फैसले लिए जाएंगे यूरोपियन यूनियन के, वो यहां से लिए जाएंगे। यानी कहीं हेडक्वार्टर बनता है तो उस जगह बनाया जाता है जो अच्छी जगह हो, जहां अमन शांति हो। तो यानी इस सिस्टम ने इतना अच्छा उस देश को बना दिया कि वहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया। वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? तो इन दोनों स्टोरीज से हमें क्या सीखने को मिलता है? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों जगह डेमोक्रेसीज थी, अभी भी है, बेल्जियम में भी श्रीलंका में भी। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ द पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन इस पावर शेयरिंग वाले सवाल को उन्होंने अलग अलग तरीके से निपटाया।
श्रीलंका ने चाहा कि सारी पावर सिनाला कम्युनिटी के पास रहे, लेकिन बेल्जियम ने चाहा कि पावर बंटनी चाहिए। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interests of the different communities and regions. तो बेल्जियम के अंदर जो लीडर थे उन्होंने ये बात को महसूस कर लिया कि देश हमारा एकता तभी बनी रहेगी, देश हमारा तभी जुड़ा रहेगा जब हम अलग अलग कम्युनिटी की फीलिंग्स की, उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करेंगे और जो चाह रहे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. तो ये जो रियलाइजेशन था, ये जो इन्होंने महसूस किया कि हाँ सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, इससे फायदा ये हुआ कि पावर शेयरिंग को आपस में कर लिया गया, यानी आपस में एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम आपके साथ पावर शेयर करेंगे, आप हमारे साथ पावर शेयर करिए। श्रीलंका शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। वहीं श्रीलंका के एग्जाम्पल ने तो बिल्कुल उल्टा है। इट शोज दैट if the majority community wants to force its dominance over the others and refuse to share power, it can undermine the unity of country. और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें यह बताता है कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी वाले यानी उस कम्युनिटी के लोग जो पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, अगर वो ताकत के बल पे कब्जा करना चाहेंगे कि हाँ हम ही पावरफुल रहेंगे, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, और पावर को शेयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो देश की जड़ें हैं वो कमजोर हो जाएंगी और देश की एकता खत्म हो जाएगी। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए वो आपको पता चल सके। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर वीडियो आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।